दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, जो मेंस एनसीईआरटी का सिलसिला हमारा चल रहा है, आज एक फिर नए क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित हैं। क्योंकि हम आपको बताएं ना कि हम वो पुश करने वाला टीचर नहीं है यार, हम हवाबाजी करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसीलिए हम हमेशा ओरिजिनल से टकराते हैं और सिलसिला को बंद भी नहीं करते हैं। जो आदमी फोटो कॉपी वाला टीचर होता है ना, फोटो कॉपी वाला, कॉपी पेस्ट करने वाला, कि कहीं का मटेरियल, कहीं का कंटेंट कहीं से कॉपी कर लिए, तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं कर सकता, वही टीचर ओरिजिनल से नहीं टकराता है। हम हर टीचर की बात नहीं कर रहे, जो टीचर फोटो कॉपी नहीं होगा वो हमेशा ओरिजिनल से टकराएगा, क्योंकि ओरिजिनल ही हमेशा आपको आपकी औकात बताते हैं। फिर से करें, औकात, आपके पास कितनी औकात है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का ओरिजिनल क्वेश्चन ही आपको बताता है। ठीक है, तो ज़्यादा हवाबाजी ना करें, ना टीचर के चक्कर में हवाबाजी करें, ना खुद से हवाबाजी करें, और आप ओरिजिनल क्वेश्चन से रूबरू हो, वही आपको बताता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम आपको डिस्कशन कर चुके थे कि संसदीय समिति प्रणाली, और हम फिर से बता रहे हैं कि मेंस एनसीईआरटी का हम एक बैच 1 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से मेंस एनसीईआरटी चलेगा, कैसे लिखा जाता है। तो उसमें टॉपिक वाइज चलेगा। ऐसे तो हम पेपर वाइज चलाते हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज चलेंगे कि भविष्य में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप यदि इच्छुक हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। यदि नहीं रहेंगे इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, आप डिस्कशन और डिबेट के द्वारा जो मेंस एनसीईआरटी सीखेंगे या प्रीलिम्स की जो तैयारी होगी, वो फर्जी मॉडल उत्तर से या फर्जी टेस्ट सीरीज से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वंचितों। तो वंचितों को ले लीजिए पहला सेगमेंट। आप कहेंगे सर आप वंचित, ये तो बस एक शब्द है, वंचित को क्यों लिए? अरे भाई, वंचित को इसलिए लिए कि हो सकता है यहाँ पे कभी महिला लिख दे। वंचित की जगह महिला भी तो लिख सकता है कि महिला के विकास और कल्याण की योजनाएं। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता? ये बताइए। एक क्वेश्चन आप देखिएगा, दलित क्वेश्चन दिया है, दलित। इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है दलित को लेके, वंचित की जगह वहाँ पे दलित शब्द, शायद ये 16 या 17 में पूछा गया है, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, जब ये सिलसिलेवार बारी वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि देखिए ये क्या है। तो दलित हो सकता है, इस वंचित की जगह आपको SC ST डाल दे, मतलब स्पेसिफिक बना दे। लेकिन वंचित का मतलब क्या हुआ? सब। वंचित एक अम्ब्रेला शब्द है और उसके अंदर सभी आ गए। तो आप समझ गए हमने वंचित को पहला सेगमेंट क्यों बनाया। ऐसे शब्द एक हो या शब्द 5 हो या 2 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे क्वेश्चन उससे लिंक कर रहा है और कहाँ पे वो उससे सेपरेट कर रहा है, ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए थी। तभी आप मेंस एनसीईआरटी बहुत बेहतर लिख पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि कहीं का भूमिका कहीं पे डाल रहे हैं, कहीं का पॉइंट कहीं और डाल रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएं, ठीक है, विकास और कल्याण की योजनाएं, ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। कि जो हमारे वंचित समूह है, वंचित समूह देखिए सभी आते हैं। जैसे अगर हम राजनीतिक भाषा में कहें तो अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है PDA, तो ये क्या है? वंचित समूह है। तो पिछड़ा, दलित, महिलाएं, आदिवासी, या जो सामान्य गरीब प्रवृत्ति की, जो सामान्य कैटेगरी से भी आते हैं, जनरल कैटेगरी से, वो जो गरीब हैं वो वंचित है। वंचित का मतलब क्या? जो अपनी सुख सुविधाएं, जो उसको जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, उसकी भी प्रतिपूर्ति वो अगर नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स वो वंचित है। जीवन जीने के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो उसे प्रतिपूर्ति नहीं कर पाती है, वही तो वंचित होता है ना। तो आप समझ गए, SC ST, महिलाएं, आदिवासी, गरीब, ये सब आते हैं वंचित में। तो विकास और कल्याण की योजनाएं अपनी प्रकृति से, कह रहा है क्या, नेचर से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती है। देखिए ये आपसे नहीं पूछा है, ये कह रहा है कि भेदभाव करने वाले होती है। क्या आप सहमत हैं? तो यहाँ पे 2 चीज हो सकता है। तो आप इसको प्रकृति से ही दृष्टिकोण में, तो ये आप इसको क्या करिए, तीसरा बना लीजिए प्रकृति वाले को, नेचर को, और इसको चौथा बना लीजिए। और क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे तो ये 5वां बना लीजिए और ये 6ठा बना लीजिए। 6 सेगमेंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? तो इसीलिए हम हर क्वेश्चन में ये बात बताते हैं कि यदि आप एग्जाम्पल नहीं डालेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
नंबर आपको नहीं मिलेगा। यदि फर्जी मॉडल उत्तर से रटे रटाई एग्जाम्पल यदि आप देते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि यार ये तो पुराना। आप ही सपोज कीजिए, आप ही यदि कोई कॉपी चेक कर रहे हैं और कोई पुराना एग्जाम्पल डाला हुआ कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट एकदम लेटेस्ट रिसेंट एग्जाम्पल डाला हुआ हो, तो आपको किसको ज़्यादा नंबर देंगे? आपको लगेगा कि ये लड़का एक्टिव है, ये अपने परिवेश से परिचित है। तो इसीलिए हम कहते हैं फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहिए। डिस्कशन और डिबेट में क्या होता है कि करंट की चीज़ें आते रहती है, जिससे आपका सामना होते रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए ये और आसान भाषा में हम आपको पहले समझा देते हैं, अगर समझ गए तो, कि वंचित के लिए जो सरकार योजनाएं ला रही है ना, वो कह रहा है कि, और जो अमीर व्यक्ति के लिए योजना ला रही है, देखिए सरकारें योजना सब के लिए बनाती है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, उद्योगपति के लिए, टैक्स रिसेशन देती है, बनाती कि नहीं बनाती? हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाती है, सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो वो कह रहा है कि इनके लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, वो अपने प्रकृति यानी नेचर में ही वो भेदभावपूर्ण करने वाली है, वो भेदभावपूर्ण योजना है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? यदि आपके जगह हम इस आंसर को लिख रहे होते, अभी तो फिलहाल हम बता रहे हैं, तो हाँ ये सच है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका। हाँ ये सच है कि भेदभावपूर्ण है। क्यों है, कैसे है, आइए हम वहाँ पे चर्चा करते हैं, क्यों है और कैसे है चर्चा करते हैं। आइए इस क्वेश्चन की, यदि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी तरीका से, चलिए भूमिका हम लिखने का प्रयास करते हैं। आजा भाई, मेंस आंसर राइटिंग का हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 1 जुलाई से। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम भूमिका की बात कर लेते हैं। भूमिका, अब ये बताइए भूमिका में क्या लिखा जाएगा? आप जानते हैं इसकी भूमिका बताइए। हम तो सोच रहे हैं कि आप वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दें, रोक दें और सोचे जरा भूमिका आप क्या लिख रहे होते, और फिर हम जो भूमिका बताए क्या आप उससे यदि मेल खा रहे हैं तब तो आप जगह पे हैं, और नहीं मेल खा रहे हैं तो सोचना चाहिए था यार आपको कि आपने जहाँ से भी कोचिंग लिया हो, टेस्ट सीरीज लिया हो, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया हो, तो सोचना चाहिए था आपको। चलिए ठीक है, यदि हम अपने संविधान की बात करें, आप कहेंगे सर यहाँ संविधान क्यों आ गया? भाई आ जाएगा, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ संविधान नहीं आता है। तो हमारा डीपीएसपी क्या कहता है ये बताइए? डीपीएसपी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है ना, कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि विकास और कल्याणकारी। डीपीएसपी का क्या काम है? कल्याणकारी। अगर आप यहाँ पे प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या शब्द लिखा गया, जोड़ा गया? समाजवाद। क्या समाजवाद शब्द जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया ये बताइए? समाजवाद का क्या मतलब होता है? वेलफेयर। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो वही तो कह रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को एस्टेब्लिश करने के लिए सरकारें जो कानून बनाती है या सरकारें जो योजनाएं बनाती है, पॉलिसी बनाती है, वो अपने नेचर में, यहाँ पे पॉलिसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि योजनाएं, दैट मीन्स स्कीम, वेलफेयर स्कीम, वो अपने नेचर में ही भेदभावकारी होती है। तो आप यदि यहाँ से भूमिका स्टार्ट करते हैं तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि इसको विषय वस्तु की समझ है। तो आप लिखिए, भारत के संविधान के अनुसार या भारत के संविधान में उल्लेखित भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुसार भारत की सरकारें या भारत एक कल्याणकारी स्टेट है। भारत एक कल्याणकारी स्टेट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, जिसमें 2 स्तर पे सरकारें होती, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी होती है कि वो संसाधनों से वंचित अपने नागरिकों के लिए विकास और कल्याण के लिए योजनाएं बनाए और वह उसके विकास और कल्याण को सुनिश्चित करे। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए योजना, गरीबी के लिए योजना, गरीबी उत्थान के लिए योजना, भूखमरी उत्थान के लिए योजना, शिक्षा के लिए योजना। समझ गए? यही तो हमारा है वेलफेयर स्कीम कि नहीं, ये बताइए। तो भूमिका उम्मीद करते कि आप समझ गए कि भूमिका कैसे लिखना था, कि भारत के संविधान में उल्लेखित डीपीएसपी या आप प्रस्तावना का भी जिक्र करते हैं, कर सकते हैं, में उल्लेखित के अनुसार भारत एक कल्याणकारी स्टेट है। ठीक है, भारत एक कल्याणकारी स्टेट है जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें होती है। दोनों सरकारों की ये जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह वंचित, अपने वंचित नागरिकों के लिए कल्याणकारी विकास और कल्याण की योजनाएं बनाएं और अपने नागरिकों के, वंचित नागरिकों को उत्थान के लिए उत्थान सुनिश्चित करे, उनका उत्थान सुनिश्चित करे। समझ गए भूमिका? चलिए
अब हम बात करते हैं बॉडी का। इस क्वेश्चन का यदि बॉडी हम लिख रहे होते तो बॉडी में क्या लिख रहे होते कि हाँ ये प्रकृति में भेदभावकारी है। तो कह रहा है क्या कि अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। बिल्कुल हम कारण देंगे। आइए क्या लिखा है, क्या आप सहमत हैं? तो हाँ, आप लिखिए बॉडी में हाँ सहमत हैं, सहमत हैं, ठीक है, हाँ सहमत है लिख दीजिए। उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। आप लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे डैश या कॉमा देके पक्ष में कारण, पक्ष में कारण आप लिख दीजिए। हाँ हम सहमत हैं, पक्ष में कारण, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब आप पॉइंट डालते चलिए। अब ये बताइए कि कैसे कैसे भेदभावकारी है। अब देखिए हमारे यहाँ जो योजनाएं बनती है गरीबों के लिए, उसके उत्थान के लिए, वंचितों के उत्थान के लिए, अब देखिए क्या बनती है कि आर्थिक मदद दे दीजिए। गरीब व्यक्ति है, जैसे महिलाओं के लिए क्या चल रहा है, ऐसा करो अकाउंट में 1,000 रुपया भेज दो। चलिए ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, 5 केजी राशन। क्या ये बताइए जो हमारा विकास है, क्या कर वंचितों के विकास, विकास का मतलब क्या होता है ये बताइए। विकास का, डेवलपमेंट का, यदि हम विकास शब्द को, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप पॉइंट को नहीं समझेंगे। विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या, हर पैरामीटर्स पर डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट, हेल्थ में डेवलपमेंट। जैसे ठीक है, रोटी कपड़ा मकान का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए था व्यक्ति को। और आज की डेट में अब शिक्षा ही नहीं, वोकेशनल एजुकेशन, कौशल युक्त शिक्षा, जो इतनी तरह की वोकेशनल कोर्सेज चल रही है, तो कौशल युक्त शिक्षा, सिर्फ डिग्री लेके आप क्या करेंगे, तो कौशल युक्त शिक्षा, ठीक है। तो क्या इन सब के लिए ये बताइए जो योजनाएं, जैसे सरकार ने क्या किया, एक बार में निर्णय लिया कि हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना है, अब 5 साल तक वो चलेगी। कौशल विकास योजना, इस देश में कौशल मंत्रालय बनाया गया था, आप उसका रिपोर्ट जानते हैं कि कौशल विकास योजना किस तरीका से धाराशायी हो गई। आपके संपर्क में दोस्त यार होंगे जो कौशल विकास की ट्रेनिंग भी लिया होगा, कितना उनको क्या कहते हैं ये दिया, रोजगार मिला है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल्स हैं, उसमें कितनी कौशल की शिक्षा दी जाती है आप ये बताइए। यह शिक्षा व्यवस्था किस तरह का है आप जानते हैं। शिक्षा के लिए बजट में जो आवंटन होना चाहिए था, हमारा लक्ष्य 6%, क्या उसको हम अचीव कर पाए हैं। जो हमारा हेल्थ पॉलिसी के अनुसार जीडीपी का 2.5% खर्च होना चाहिए था हेल्थ सेक्टर में, क्या वो हो रहा है। जब नहीं हो रहा है, आप देखिए अस्पताल क्या बुरा हाल है। तो क्या ये बताइए, लेकिन अनाज सबको मिल रहा है 5 केजी, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों। तो यही तो कह रहा है ना कि जो वंचितों के लिए सरकारें योजना बना रही है, वहां पे मानव विकास के लिए योजना नहीं बना रहा है, वो उसके उत्थान के लिए योजना नहीं बना रहा है, वो सिर्फ उसको जिंदा रहने के लिए योजना बना रहा है कि आप जीवित रहें। अगर और थोड़ा सा कटु आलोचना करें, ये लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए योजनाएं बनाई जाती है, समझ रहे हैं। तो यही कह रहा है कि जैसे अभी देखिए एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, सैनिटेशन, गांव घर में कितनी गंदगी है। दिल्ली ऐसे शहर में गंदगी है भाई, जो लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते होंगे, मुखर्जी नगर जिसे यूपीएससी का फैक्ट्री कहा जाता है, आके कभी नहीं तो रहते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए कभी कितना गंदगी है यहाँ पे। तो इसको कौन जगह, अभी देखिए अभी तो आप न्यूज में खबर सुनते होंगे कि बारिश भी दिल्ली में, दिल्ली पूरा धाराशायी हो गया। कैसे, क्यों। तो धाराशायी कहाँ हुआ, जो वंचितों का बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, उसके साथ दिक्कत हुआ। तो यही कह रहा है आप कि हाँ योजनाएं भिन्नकारी है, ये क्या कहते हैं दृष्टिकोण में प्रकृति में भेदभावकारी योजनाएं हैं। ये क्वेश्चन इथिक्स में भी पूछा गया था। हम बता दें, यूपीएससी आपको पता है कोई भरोसा नहीं होता किसका क्वेश्चन कौन सा किस पेपर में वो डाल दे, बहुत मुश्किल है। यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा थी, पेपर 4 में इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आप इस तरीके की जो आर्थिक उत्थान के लिए सरकार का क्या योजना प्रकाश, सिर्फ कुछ पैसा दे दो, चावल दे दो, अनाज दे दो, तेल घी शक्कर फ्री कर दो, किसानों को 2000 रुपया। क्या किसानों को, आप ये बताइए, किसानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो वंचित किसान उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कोई व्यापक स्तर पर योजनाएं चल रही है। नहीं 2000 रुपया दे दीजिए। तो यही हम कर, स्टूडेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, उसके रोजगार के लिए क्या इस तरह कोई योजना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई, आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, हम 2024 में खड़े। आप बताइए क्या शिक्षा में क्या बदला,
क्या बदला हो गया? देखिए यूपीएससी यही चीज़ है, यूपीएससी बहुत शानदार चीज़ है, ठीक है, बहुत शानदार चीज़, और उसको भविष्य के बारे में पता होता है। इसीलिए जो आप अधिकारी बन रहे हैं, आप भविष्य के अधिकारी बन रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थी कि भविष्य में कैसे हमें करना है, तभी आपको अधिकारी बनाया जाएगा ना। कि देखिए ये समस्या है, हाँ ये ऐसे है, हमारे पास इसके समाधान करने के उपाय हैं, उसी का आप आंसर बताते हैं कि यदि हम प्रशासन में आए तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास ये विजन है, हमारे पास ये योजना है। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा विजन और योजना, तो फिर आप कैसे करेंगे? समझ गए? चलिए अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखते। तो आइए पहला पॉइंट की हम बात करते हैं कि भेदभावकारी कैसे है, कैसे भेदभावकारी, आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो पॉइंट देखिए, एक होता हमारे, देखिए यहाँ पे क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि एक होता है टॉप टू बॉटम, सॉरी ठीक है, OACH, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। अब देखिए जो हम यही इसी राशन की बात ले लें, या गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी योजना बनाई जाती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए 2000 किसान सम्मान निधि दिया गया, तो क्या ये जो बॉटम से टॉप गया था, क्या ये फीडबैक बॉटम से टॉप गया था या टॉप से बॉटम है, ये बताइए। तो जो इसके लिए जो योजनाएं बनती है ना, जिसके लिए योजना बन रही है, उसी से नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुमको हम ये दे कि नहीं दे। एक दिन प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 5 kg जो राशन है वो 5 साल के लिए बढ़ गया। भाई आप उनसे पूछे कि 5 साल के लिए हम बढ़ाएं कि 3 साल के लिए बढ़ाएं, आपको जरूरत है, कितने लोगों को जरूरत है, कुछ पूछा गया क्या? फीडबैक लिया गया उनसे, कोई विचार विमर्श हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम या टॉप डाउन अप्रोच या टॉप टू बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच की जो प्रकृति है ना, ये भेदभावकारी है। अब आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, कहेंगे सर ऐसे कैसे योजना, और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। जब बजट बनती है तो आप देखे होंगे कि क्या होता है उसमें। फिक्की आज वित्त मंत्री उद्योगों के समूहों से बैठक कर रहे हैं कि बजट में उद्योग क्या चाहता है। फिक्की एसोचैम के मेंबर से आज वित्त मंत्री का बैठक है। क्या कभी आपने सुना कि वित्त मंत्री किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं? वित्त मंत्री गांव के गरीब लोगों से बैठक कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? कभी सुना आपने? उद्योगपति से बैठक चल रहा है कि उसको क्या मिलना चाहिए था। उसके बाद दूसरी बात, विदेश, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि उनसे पूछ के योजना बनाई जाती है कि टैक्स में छूट दें, जीएसटी में छूट दें। किस चीज़ को टैक्स, वस्तु जीएसटी में लाना है, किसको नहीं लाना है? क्या गरीब आदमी से कभी किसी योजना के लिए पूछा जाता है क्या? ये बताइए। तो क्या टॉप टू बॉटम अप्रोच गलत है कि नहीं है? तो यही हम बता रहे हैं कि विदेश अगर प्रधानमंत्री जाते हैं डेलीगेशन लेके, आप जानते हैं उसमें क्या होता है, उद्योगपति को लेके जाते हैं, वहाँ के उद्योगपति से हमारे प्रधानमंत्री मिले, वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे उद्योगपति से मिले। क्या कभी ऐसा होता है? अब ये जो किसान योजना चला था, या अग्निवीर योजना को ले लीजिए भाई, हम इसका जिक्र नहीं करना है क्योंकि अग्निवीर दलित वंचित में नहीं आता है, लेकिन क्या अग्निवीर जो लड़के थे उनसे पूछा गया कि हम तुम्हारे लिए इस तरह की योजना ला रहे हैं? कोई फीडबैक लिया गया था क्या? तो ये है। तो आप जिक्र करेंगे इनका, जो वंचितों के लिए योजना, ऐसे बहुत सारे योजनाएं मिल जाएगा, आप इसी का लिख दीजिए, क्या कहते हैं, किसान सम्मान निधि आप लिख दीजिए, या आप जो आपसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो 5 kg अनाज मिलता है उसको जिक्र कर दीजिए। तो समझ के पहला हमारा होगा टॉप डाउन अप्रोच जो है ये भेदभावकारी है। दूसरा है क्या? दूसरा पॉइंट यदि हम लिखें, दूसरा पॉइंट, विशिष्ट समूहों को लक्षित, ठीक है, विशिष्ट समूहों को लक्षित, योजना विशिष्ट समूहों को लक्षित करता। आप कहेंगे सर ये क्या है, ये विशिष्ट समूह क्या है? देखिए विशिष्ट समूह क्या है, ये कि स्पेसिफिक समूह के लिए योजना कभी कभी बनाया जाता है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये SC ST के लिए है, ठीक है, ये SC ST के लिए है, ये या सिर्फ ST के लिए है। क्या इस तरह की योजनाएं आती है कि नहीं आती है? ये बताइए सरकार के स्तर पे कि ये सिर्फ SC के लिए है, ये सिर्फ ST के लिए है। तो स्पेसिफिक समूह, ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है कि ये योजना सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है। इस तरह की योजना आती थी। ये क्या कहा ना कि विशिष्ट समूह, मतलब स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है। जब वंचित शब्द लिखा गया है तो मूलभूत जीवन जीने से जो भी व्यक्ति वंचित है उन सबको टारगेट करके आप कोई एक योजना बनाइए ना।
तो पंचायती मंत्रालय का अलग योजना चल रहा है, शिक्षा मंत्रालय का अलग चल रहा है, जो हमारा जनजातीय मंत्रालय है उसका अलग चल रहा है, किसान मंत्रालय का योजना अलग चल रहा है। आप देखते हैं मंत्रालय के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, एक दूसरे मंत्रालय को पता ही नहीं कि उस मंत्रालय का योजना चल रहा है, महिला बाल विकास मंत्रालय का अलग योजना चल रहा है। क्यों भाई? तो यही कारण है ना कि विशिष्ट स्पेसिफिक समूह को लक्षित करता है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे जो हमने बता दिया कि अलग अलग स्पेसिफिक समूहों के लिए योजनाएं लाई जाती है, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग समूहों के लिए योजनाएं होती है, इसीलिए ये प्रकृति में भेदभावकारी होता है। लेकिन देखिए ऐसा तो समझ गए, अब टैक्स कटौती करना है तो कोई वहां पे है ऐसा एक बार में सबके लिए टैक्स कटौती कर दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना % टैक्स में छूट दी जाती है। तो ये हमारा स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक समूह क्या, आपने एक कैटेगरी बनाया कि हाँ इस कैटेगरी में चाहे वो आदिवासी हो, SC हो, ST हो, समान वर्ग की महिला हो, सबको लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर SC ST अमीर भी है तो उसको उस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगर समान वर्ग का व्यक्ति गरीब भी हो, वंचित है, वो मूलभूत आवश्यकता तो उसको नहीं मिलेगा लाभ। तो इसीलिए कहा कि विशिष्ट समूहों का आप एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा जो हमारा तीसरा पॉइंट है, लिंग संबंधी रूढ़िवादिता। लिंग संबंधी रूढ़िवादिता। आप कहेंगे सर ये क्या है? बहुत शानदार, आप देखिए लिंग संबंधी रूढ़िवादिता ये क्या है। आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट सरकार ने किया है, केंद्र सरकार भी करती है, ठीक है, केंद्र सरकार भी बस उस फ्री नहीं की है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए क्या पुरुष वंचित नहीं है क्या? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सक्षम है, सशक्त है, वो बस में टिकट ले सकती है, लेकिन सरकार ने कहा दिया फ्री तो फ्री, और पुरुष वंचित है लेकिन वो टिकट कटा के जाएगा। हम दिल्ली में रहते हैं, इस बात का दुख हमें भी होता है यार, कि हमें भी लगता है यार हम लोग भी अभी तैयारी के क्रम में हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग के लिए भी बस फ्री होना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसी तरीका से 1000 रुपया 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को। क्यों भाई? पुरुष वंचित नहीं है क्या? तो ये क्या है, जो लिंग संबंधित रूढ़िवादिता है ना योजनाओं में, ये अपने प्रकृति में भेदभावकारी है। क्योंकि क्या कि इन्होंने वंचित को 2 भाग में बांट दिया, एक पुरुष एक महिला। उसी पैरामीटर्स पे जो महिला आती है उनको लाभ मिलेगा, लेकिन उसी पैरामीटर्स पर जो पुरुष है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो समझ गए तीसरा पॉइंट कि लिंग संबंधी रूढ़िवादिता के कारण ये समस्या है। चौथा पॉइंट हमारा जन भागीदारी का अभाव, पीपुल पार्टिसिपेशन, जिसको हम कहते हैं पीपुल पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। जन भागीदारी का अभाव। अब देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, उसको पता ही नहीं होता। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि क्या योजनाएं हमारे लिए चल रही है, नहीं चल रही है। क्योंकि वो इसलिए हमने कहा क्या कि उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उसके कल्याण पर ध्यान दिया जा रहा है, कल्याण पे, कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारा कल्याण होते रहे। विकास में अगर एजुकेटेड हो व्यक्ति, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन हो तो पता कर सकता है। आप देखिए कितनी सारी, आज भी बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे तो उनको जो फ्री का राशन मिलता है वो नहीं मिलता, उसके पास कागज नहीं बना हुआ है। तो ये क्या है? जन भागीदारी का अभाव। सरकार के स्तर पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके प्रसार के कारण या व्यक्तियों में जागरूकता की कमी कारण वो इसमें जन भागीदारी या पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए बताइए। तो जन भागीदारी का अभाव, समझ गए। चौथा पॉइंट लीजिए, जो हम चौथा पॉइंट की बात, अगला पॉइंट ले लीजिए, चौथा पांचवा पॉइंट जो भी पॉइंट हो। देखिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन की बात करते हैं। शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन मतलब त्वरित लाभ। आप ये नेचर में सर कैसे भेदभावकारी है? बिल्कुल भेदभावकारी है। किसी भी सरकार की अगर हिम्मत है तो 5 केजी चावल और गेहूं बंद करके हमको दिखा दे, बताइए। बीजेपी सरकार 5 केजी दे रही है, इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हम 10 केजी देंगे। तो ये बताइए ये शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है कि नहीं है? यदि आप लोगों का विकास करेंगे, ठीक है, विकास करेंगे, तो उसके लिए आपको लॉन्ग जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी।
और उसका इफेक्ट थोड़ा सा टाइम लग जाएगा दिखने में। लेकिन हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया जो है प्रत्येक 5 साल पर आती है, तो हम क्या करते हैं ना कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म कि कितना त्वरित इसका परिणाम दिख जाए। अब क्या हुआ, अगर 5 केजी चावल देना शुरू हुआ, 2 महीना बाद उसका परिणाम दिख गया। लेकिन अगर वही एजुकेशन की कोई पॉलिसी होती तो उसका परिणाम हो सकता है, मानव का विकास होता, लेकिन हो सकता आने में 5 साल लग जाता। तो क्या राजनीतिक लाभ नहीं मिलता ना, मिलता राजनीतिक लाभ। तो ये हमारा जो ध्यान है ना, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बजाय हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे वंचितों और गरीबों के लिए जो हम योजना अब देखिए, जैसे हम अमीर वर्ग की यहाँ बात करते हैं। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, जीएसटी। जीएसटी किसके लिए लाया गया था? उद्योगपति के लिए, ताकि कर सरलीकरण हो, जो टैक्स हमारा है वो सरलीकरण, सिंपलिसिटी हो, हमारे यहाँ निवेश करें। एक झटके में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत कम कर दिया था। तो ये क्या था? ये लॉन्ग टर्म है ना, कि जीएसटी हम लाएं, लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, पिछले 1 साल 2 साल के बेनिफिट के नहीं लाया गया था। ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए योजनाएं बनाई जाती है। अब देखिए, हमारा निवेश पॉलिसी है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो कंटिन्यूटी में सरकार दिख रही है। अब जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या एक कंटिन्यूटी में है। लेकिन हमें वंचित लोगों का वोट चाहिए, त्वरित लाभ चाहिए। जैसे सरकार अभी वर्तमान सरकार देखो क्या कर 2047 में देश को ऐसे बनाना है, तो कुछ ही जगह वो कहता है, लेकिन हर जगह वो भी नहीं कहता है कि हम निवेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जीएसटी लाया ना। तो आप इस तरीका से कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला पाए वंचित समूहों के लिए, लोगों के लिए? आप डिफरेंट पॉलिसी लाए, उसमें वही क्या, बस जो हम बताएं 5 केजी चावल ले लीजिए। तो ये हम बता रहे हैं क्या कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जो हमारे राजनीतिक दल है, जो हमारी सरकारें हैं, या जो हमारा कर्ता धर्ता है, या जो हमारा व्यवस्था का संचालक है, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे अधिक ध्यान देता है, जिसके परिणाम स्वरूप योजना ना चाहते हुए भी अपने नेचर में भेदभावकारी हो जाती है। उसका जो अपेक्षित परिणाम दिखना चाहिए था वो सोसाइटी में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो विकास के बजाय कल्याण पे अधिक फोकस हो जाता है। ठीक है, या विकास और कल्याण की बजाय वो त्वरित लाभ पे अधिक फोकस हो जाती है, जिसका हमें सकारात्मक लॉन्ग टर्म परिणाम नहीं मिल पाता है। और जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब ही बना रह जाता है, या जो व्यक्ति वंचित है वो वंचित ही बना रह जाता है। तो आप समझ अगला पॉइंट, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, त्वरित लाभ। चलिए और देखते हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का सवाल है तो कुछ और पॉइंट होना चाहिए था हमारे पास। देखिए, जब हम योजना या पॉलिसी बनाते हैं ना, ठीक है, बनाते हैं, तो एक रियल टाइम डाटा का अभाव होता है हमारे पास। अभाव आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, जैसे जनगणना हमारे यहाँ बहुत दिन से नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो वंचित लोग हैं ना, सच में कौन वंचित है, कौन गरीब है, किसको सुविधा मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है भाई। 2011 का जनगणना है, पुराना डाटा है, उसी पे चल रहा है, योजनाएं बन रही है, चीजें चल रही है। तो रियल टाइम डाटा का अभाव है, जिसके कारण हम स्कीम बनाते समय सही डाटा का एनालिसिस नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप अब देखिए, जैसे आप महंगाई की बात करें या निवेश की बात करें, आरबीआई मौद्रिक पॉलिसी की बात करें, प्रत्येक 2 महीना पर रिपोर्ट आते रहता है। महंगाई जो हमारा एनएसओ निकालते रहता है, सीएसओ देते रहता है, डीपीआईआईटी देते रहता है, वो 1-2 महीना पे देते रहता है, उसका रिपोर्ट आते रहता है कि ये खुदरा महंगाई ये बढ़ गया, थोक महंगाई दर ये बढ़ गया, निवेश में गिरावट आ गई है, उद्योग हमारा जो, तो ये क्या, ये रियल टाइम डाटा एनालिसिस हो रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या है, जो वंचित समूह है उसका रियल टाइम डाटा का एनालिसिस हो ही नहीं रहा है कि अगर कोई योजना हम प्रोड्यूस किए या कोई योजना अगर हम लॉन्च किए तो उसका एनालिसिस होना फिर कि भाई इसके समाज में क्या सकारात्मक परिणाम हुआ या इसका क्या नकारात्मक परिणाम हुआ, या जो हमने अपेक्षा की थी हमें अपेक्षित परिणाम मिला या नहीं मिला, क्या ऐसा होता है, ये बताइए। तो क्या है, रियल टाइम डाटा का अभाव है, जिसके कारण योजनाएं और स्कीम जो है वो अपने नेचर में भेदभावकारी, प्रकृति में भेदभावकारी हो जाती है कि जिस व्यक्ति को जरूरत नहीं वो व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है, और जिसको वास्तव में जरूरत है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो नेचर में ही ना भेदभावकारी है, ये बताइए। तो समझ गए। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, सॉरी ब्रह्मांड वाला पॉइंट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अब हम ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? ये पॉइंट हम इसलिए लिख रहे हैं कि जो वंचित समूह है, वंचित समूहों को एक, हम ये सिर्फ बोल रहे हैं, ये आप आंसर नहीं लिखिएगा, वोट बैंक की तरह देखा जाता है।
तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है किसी भी सरकार में कि वह उसको योजना को पलट सके। ठीक है, समझ गए? तो आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हेतु या इसकी सकारात्मक योजनाओं के सकारात्मक और व्यापक लाभ हेतु जिस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए थी उस तरह की योजना निश्चित रूप से नहीं बनाई जाती है, क्योंकि सरकारों में राजनीतिक त्वरित लाभ हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। यदि हम आज़ादी के बाद से लपेट लीजिए सरकारों की बात करें तो उनका ध्यान त्वरित लाभ पे ही अधिक रहा है कि योजना बना के त्वरित लाभ दिया जाए और उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि राजनीतिक लाभ लिया जाए। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा चला, 5 केजी अनाज चल रहा है, बिजली फ्री चल रही है, क्या है? राजनीतिक लाभ लेने के लिए चल रहा है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति आपके अंदर हो, आप बंद कर दीजिए अनाज, आप बंद कर दीजिए फ्री बस, और आप उसके जगह दूसरी योजना लाइए, प्रभावी वोकेशनल कोर्स का एग्जाम्पल लाइए, योजना लाइए, पर इफेक्टिव एजुकेशन पॉलिसी लाइए, इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसी लाइए, इफेक्टिव सैनिटेशन पॉलिसी लाइए, कौशल विकास के लिए इफेक्टिवनेस लाइए, लोगों को रोजगार क्रिएट करने का अवसर मिले। लेकिन अभी बेरोजगारी आप जानते हैं भारत में कितनी है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है जिसके कारण इस तरह के लोक लुभावन वाले जो वादे हैं वो बंद नहीं होता है। इससे गरीब की जो वंचित लोग है वंचितता के प्रक्रम में और फंस जाता है। तो हमारा ध्यान उसके कौशल विकास पे कम, ठीक है, हमारा ध्यान उसके कौशल विकास या उसके वंचित के प्रक्रम को तोड़ के ऊपर निकालने के बजाय उसको सिर्फ जिंदा रखना है, मतलब उसका सिर्फ कल्याण पे ध्यान है, या सिर्फ मतलब थोड़े बहुत सकारात्मक परिणाम, ठीक है, थोड़े बहुत सकारात्मक परिणाम पे हमारा फोकस अधिक होता है। ठीक है, व्यापक सकारात्मक परिणाम अगर होइए तो चाहिए तो हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति को अपनाना पड़ेगा। तो इस तरह के शब्दों से आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी है जिस कारण इस तरह की योजनाएं चल रही, और एग्जाम्पल आपके सामने भरा हुआ है, इसमें एग्जाम्पल की कमी नहीं है। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं निष्कर्ष के लिए। हमारा पॉइंट था, एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, और 15 नंबर के लिए काफ़ी सारा कंटेंट दे चुके हैं हम आपको। अब हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे ये बताइए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस योजना में जो हमारी योजना है इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग क्रियान्वयन कहते हैं। लेकिन क्रियान्वयन पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया था ना, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी दिक्कत होती है, लेकिन वहाँ वो आपसे सवाल में पूछा नहीं गया था। तो आप सुझाव दें कि जो योजनाएं हैं वो प्रकृति में तो भेदभावकारी होती ही है, परंतु ये जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है वो अपने क्रियान्वयन में भी भेदभावकारी होती है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में कई स्तर पर त्रुटियां देखी गई है जिसके नकारात्मक परिणाम वंचित समूहों पर पड़ता है। इसलिए योजना बनाते समय, अब निष्कर्ष लिख रहे हैं, योजना बनाते समय व इनको क्रियान्वयन करते समय इन सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। और ठीक है, सिर्फ आर्थिक, यहाँ पे सिर्फ शब्द लगा देंगे कि आर्थिक उत्थान, सिर्फ आर्थिक उत्थान का हम इतना 1000 रुपये दे देंगे या चावल, नहीं, सिर्फ आर्थिक उत्थान की बजाय हमें, ठीक है, हमें प्रभावी मानवीय विकास नीति, ठीक है, सिर्फ आर्थिक उत्थान की बजाय अगर हम आपको पैसे देंगे तो क्या हो रहा है, सिर्फ आपका आर्थिक उत्थान होगा ना। तो प्रभावी, ठीक है, मानव विकास नीति, इफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, या इस तरह की नीति बनाना चाहिए। समझ गए? तो हमने क्या बताया कि जो योजनाएं हैं या विकास और कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो अपने प्रकृति में तो भेदभावकारी है, साथ ही इसके क्रियान्वयन में भी भेदभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो योजना बनाते समय हमें इस बात पर व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए था कि योजना बनाने में ही नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन में भी किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं हो, त्रुटियां नहीं हो, और हमें प्रभावी मानव विकास नीति, वंचितों को वंचितता के प्रक्रम से निकालने हेतु प्रभावी मानव विकास नीति बनाने की आवश्यकता है जिसका सकारात्मक परिणाम समाज में दिखे, या जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। पूर्ण विराम। तो आप समझ गए, ये हमारा कंप्लीट आंसर था। ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यार हम कहना भूल जाते हैं, जब हम पढ़ाने लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता है कि ये सब बातें भी कहना होता है। चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ, जो 17-18 नंबर क्वेश्चन है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर से हम बता दें कि फर्जी मॉडल तरफ से आप सावधान रहें, अगर नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।